हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ एक एग्जांपल ड्रग का इंडिकेशन के बारे में, यानी कि वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उन कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने का तरीका क्या है। हम इस सीरीज में ये सब के बारे में बात करते हैं। तो आज एग्जाम्पल के लिए मेरे हाथ में है एक ड्रग जिसका ब्रांड नेम है सुमो कोल्ड। ये सुमो कोल्ड बेसिकली एक ऐसा ड्रग है जिसके अंदर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में एक दूसरे के काम को सपोर्ट करने का काम करता है। तो सुमो कोल्ड का अगर आप दूसरा नाम ब्रांड नेम के हिसाब से देखेंगे, लास्ट में लिखा हुआ है कोल्ड, तो इसका मतलब तो ये समझ में आता है कि ये सर्दी के या सर्दी से संबंधित बीमारियों या उनके लक्षणों में काम आता होगा। इस सुमो कोल्ड को बनाने वाली कंपनी है एल्केम, और एल्केम ने सुमो कोल्ड को क्या क्या मिला करके बनाया है। इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर आप बात करो तो देखिए, इसमें पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका पैरासीटामोल, दूसरा है आपका फेनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, तीसरा है आपका कैफीन और चौथा है आपका डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे अगर आप गिने तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका नंबर 1 पैरासीटामोल, दूसरा है आपका फेनाइल एफ्रिन, तीसरा है आपका कैफीन और चौथा है आपका डाइफेन हाइड्रामीन। यानी कि एक ड्रग है जिसके अंदर हम 4 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को मिला करके चल रहे हैं। इसका मतलब तो यह है कि यहाँ पे आपका उद्देश्य एक से अधिक तरीके के सिम्टम्स को ठीक करना है। हाँ, एक सिम्टम दूसरे से रेट जरूर कर सकते हैं और दूसरों से अलग भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका इंडिकेशन हम कहाँ कहाँ करेंगे, यानी कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। इसका यूज़ हम सर्दी में करते हैं। सर्दी के कारण से थोड़े बहुत होने वाले बुखार या बदन दर्द में यूज़ करते हैं। जब आपको आपका नाक चोक होना लगे, ऐसा लगे कि मैं नाक में प्रॉपर हवा का मूवमेंट नहीं हो रहा है, कंजेशन जनरेट हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए, अगर आपको कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, आपके नाक से पानी टपक रहा है, बार बार छींक आ रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए और उस बुखार के कारण से, उस सर्दी कारण से जो आपको हल्का सा माइग्रेन जैसा पेन हो रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा, उसको मैनेज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये इसका इंडिकेशन है। चूंकि हमने बात किया इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का, तो अब हमको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का कंसंट्रेशन भी देख लेना चाहिए। यहाँ पे आपका जो पैरासीटामोल है वो 500 mg है। यहाँ पे आपका जो फिनाइलेफ्रिन है वो आपका 6 mg है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे देख रहे हो कैफीन, ये आपका 30 mg है और डाइफेन हाइड्रामीन 25 mg है। बाकी एक्जिपेंट वहाँ पे क्वांटिटी सफिशिएंट है। एक्जिपेंट का मतलब होता है ऐसे एजेंट जिनके पास खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, मतलब ना तो वो किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ना खुद से कोई प्रॉब्लम साइड इफेक्ट के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। ये एकदम इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं। इनका यूज़ बस इसलिए किया जाता है कि आपके प्रोडक्ट का बल्क वो बढ़ा सकें, ताकि जो स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स होते हैं उनको हम उस लायक बना सकें कि उनकी पंचिंग टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्जन वो आराम से हो सके। अब हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है पैरासीटामोल, वो 2 जगह काम आता है, क्योंकि पैरासीटामोल की जो कैटेगरी है वो है NSAID। कुछ लोग ये नहीं मानते हैं कि पैरासीटामोल की कैटेगरी NSAID है, तो उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपडेट कीजिए इन्फॉर्मेशन को। पैरासीटामोल को इंक्लूड किया गया है NSAID के 4थे क्लास में, जिसमें हम वो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, माइल्ड एनाल्जेसिक और वीकर एंटी इन्फ्लामेटरी अंडर द क्लास ऑफ NSAID। तो NSAID ड्रग का मेन काम यही होता है कि वो आपके पेन को, फीवर को और इन्फ्लामेशन को कम करे। पैरासीटामोल उस 4थे कैटेगरी में आता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक है, माइल्ड एनाल्जेसिक है। तीसरे के हम अभी तो बात ही नहीं करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, यानी कि आपके पेन को ठीक करता है और फीवर भी ठीक करता है, दोनों एक साथ मिल जाएं तो और अच्छे से काम करेगा। तो ये फीवर या पेन कैसे होता है? देखो, पेन की अगर हम पहले बात कर लें तो पेन का पीछे कारण होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के थ्रू बनता है, जिसमें अगर हम रफ बात करें शॉर्ट में तो 2 पाथवे होते हैं, COX-1 और COX-2। ये COX-1 और COX-2 आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने का काम करते हैं और इसके कारण से हमें पेन होता है। तो अगर आप इसी पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के रिस्पॉन्सिबल COX को इनहिबिट कर देते हो तो आपको पेन का परसेप्शन कम हो जाएगा। ये इसके एनाल्जेसिक एक्टिविटी के काम करने का तरीका है। एंटीपायरेटिक के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके रखता है। जब कभी भी बाहर से आने वाले एंटीजेनिक सब्सटेंस या पायरोजेनिक, ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्ड, पायरोजेनिक सब्सटेंस एंटर करते हैं तो ये हमारे इसी टेस्ट सेट पॉइंट को डिस्टर्ब कर देते हैं। सेट पॉइंट के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एलिवेट होने लगता है, बढ़ने लगता है, और इसी को हम तो फीवर कहते हैं। तो अगर आप ये पैरासीटामोल लेते हो तो ब्रेन में लोकेटेड COX-3 को,
जो कि एक नया कॉक्स है, इसको कंट्रोल करता है, आपके टेम्परेचर को वापस से आपकी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आने का काम करता है। इस तरीके से सूमो कोल्ड हो या कोई भी दवाई हो जिसमें पैरास्टामोल हो या प्लेन पैरास्टामोल हो, ऐसे काम करता है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, वह आपका फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एक नेजल डीकंजेस्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि जब कभी भी नाक चोक हो जाती है, आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, तो उस ब्लॉकेज को कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम फिनाइलेफ्रिन ड्रग का यूज़ करते हैं। और ये कैसे काम करता है? अगर मैं कहूँ कि ये मेरा नाक है, नाक के बीच में हमारा ब्लड वेसल्स हैं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये मान के चलो, तो नॉर्मल है, तो ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, वो सफिशिएंट है कि इसमें से होता हुआ हमारा ऑक्सीजन जाए और रेस्पेक्ट में CO2 आराम से इसी के थ्रू होते हुए बाहर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जगह पर्याप्त है। लेकिन जरा अगर आप इस ब्लड वेसल को फोकस करें, जिसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, ये आपके नोस्ट्राइल्स के अंदर पाया जाने वाला एक कैपिलरी ब्लड वेसल्स है। ये तो अपनी नॉर्मल जगह पे अवेलेबल है, इसीलिए पूरा जगह खाली बच रहा है। अगर यही कैपिलरी का ब्लड वेसल थोड़ा डायलेट हो जाए और फैल जाए, और फैल करके इस तरीके से अपना जगह और ऑक्यूपाई कर ले, तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि इसके पास जगह कितना बचा, बस इतना सा जगह बचा है, और इसमें से उसको ऑक्सीजन को और CO2 को एक्सचेंज करना है। तो कंपैरेटिवली पहले से देखेंगे तो ये उसका 1/3 बच के रह गया, और इससे तो मूवमेंट में प्रॉब्लम जाएगी, और जब जाएगी तो स्टिफनेस लगने लगेगा, कंजेशन लगने लगेगा। ये हमारा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? इस ब्लड वेसल के डायलेट होने की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। फिनाइलेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जिसकी वजह से अगर आप बात करो तो वो वेसल्स के रेस्पेक्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। यानी कि अब फिर से उसी डायग्राम को बना रहा हूं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ये जो हमारा ब्लड वेसल था, ये इतना आपका फैल गया था, डायलेट हो गया था, जिसलिए जगह इतनी बस कम बची थी। अब देखो, अब जब आप फिनाइलेफ्रिन लोगे तो ये इसको डायलेट करने के बजाय जो पहले हो चुका था उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। तो यहाँ से खिसक करके किधर आ गया? छोटा हो गया। अब इसके इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से फिर से यहाँ पे गैप सफिशिएंट मात्रा में बन गई, और फिर से अगेन जो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन CO2 का था वो आराम से होते रहेगा लंग्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से आपका जो फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है वो एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट काम करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो ये एक हाईवे है, इस हाईवे में वन साइड ही क्लियर कर लो, इस हाईवे में आप आराम से मूव कर रहे हो, ये आप हो, एरो के निशान से आप मूव कर रहे हो। ऑल ऑफ द सडन एक पत्थर वहां से आकर गिर गया, आपको नहीं लगेगा, फॉर्चुनेटली आप बच गए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। तो देखो, अब यहाँ पे रास्ता तो ब्लॉक हो गया इसकी वजह से। अब रास्ता ब्लॉक हो गया तो आप यहाँ से कैसे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो अगर मैं इसको ब्लॉकेज को धीरे धीरे छोटा कर दूं, तो अभी यहाँ पे पूरा छोटा होगा नहीं, लेकिन इसको मैं अगर हटा दूं, और देखो हटाने के बाद पहले फुल में ब्लॉक किया था, अगर मैं इसको इतना ब्लॉक करके किनारे से छिलना शुरू करूं पत्थर को, तो थोड़ा जगह बचा, और इस थोड़े जगह से एक एक करके धीरे धीरे करके स्लोली आदमी यहाँ से मूव करने लगेगा। अगर मैं इसको फिर से छिलना शुरू करूं, पत्थर को काटना शुरू करूं, अब काटते काटते थोड़ा और काट दूं, तो ये रास्ता फिर से चौड़ा हो गया और फिर से खुलने लग गया, और अंत में जब फिलहाल मैं इसको पूरी तरह से हटा दूं तो रास्ता वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। यानी कि आपने रास्ते पे ब्लॉक किए गए इस पत्थर की चौड़ाई को धीरे धीरे कम करते गए, और यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे पत्थर की जगह जो वेसल डायलेट हो गया था उसको धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट करके, सकरा करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके फिनाइलेफ्रिन का हुआ। इसके बाद अगला ड्रग है आपका कैफीन। कैफीन बेसिकली आप जानते हो, थियोफाइलिन, थियोब्रोमा, कैफीन, ये आपके ऐसे ड्रग हैं जो बेसिकली प्लांट सोर्स से डिराइव होते हैं, और इनका जो काम होता है वो आपके माइग्रेन पेन को कम करने का है। वेसल्स के जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको चेंज करके उसके ऊपर प्रॉपर ब्लड फ्लो को सप्लाई करा करके ये पेन को कम करते हैं। तो जब कभी भी सर्दी होती है तो बदन दर्द होगा, तो सर्दी के लिए आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए आगे बताऊंगा। बदन दर्द हो रहा है तो पैरास्टामोल काम करेगा, फीवरिश लगेगा तो पैरास्टामोल काम करेगा, सर दर्द होता ही है काफ़ी लोगों को, तो उसके लिए आपका पैरास्टामोल भी काम करेगा और कैफीन भी काम करेगा, दोनों मिलकर के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे और अच्छा काम करेगा। बंद नाक होगा तो उसके लिए फिनाइलेफ्रिन काम करेगा। अब बारी आती है एलर्जी की। बच गया हमारे पास क्या? डाइफेनहाइड्रामिन। तो एलर्जी एक बड़ा कारण होता है मोस्टली सर्दी के पीछे। एलर्जी क्या है? देखो, अगर ये व्यक्ति है बड़े आराम से बैठा हुआ है अपने साफ सुथरे जगह पे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर ये व्यक्ति बाहर निकलता है और बाहर इसका सामना डस्ट से होता है या फ्लावर के एंथर से होता है, किसी से भी होता है, तो ये अब उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। तो इनको मैं मान लेता हूँ फिलहाल एंटीजन या एलर्जन, ठीक है, ज़्यादा अच्छा वर्ड पूछेंगे तो एलर्जन विल बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे आएगा और इसकी बॉडी में आने के बाद इंटरेक्शन शुरू कर देगा। जैसे ही एलर्जन आते हैं तो आपकी बॉडी उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करती है। कैसे रिस्पॉन्स करती है? आपकी बॉडी में ये एक सेल है,
जो गोल मैंने बनाया है ये है सेल। इस सेल का नाम है मास्ट सेल। तो यहाँ पे अब लिख दो ये मास्ट सेल हो गया, एम सेल यानी कि मास्ट सेल। इस मास्ट सेल के अंदर हमारे पास इन्फ्लामेटरी मीडिएटर पड़े हुए होते हैं जो कि अपने स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। इसी मास्ट सेल के बाहर में कुछ बाइंडिंग साइट्स होते हैं जिन्हें हम एपिटोप कहते हैं। ये जो एलर्जन है जिसे मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जब ये आता है तो एलर्जन इस बाइंडिंग साइट पे इस तरीके से बाइंड हो जाता है। ये बाइंडिंग साइट पे बाइंड हुआ, जैसे ही बाइंडिंग साइट पे बाइंड होता है ये जो आपका मास्ट सेल है वो अनस्टेबलाइज हो जाता है, खुल जाता है, और इसके कारण से ये जो हिस्टामिन था अब हिस्टामिन आगे बढ़ने लगता है। ये हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। असली कहानी अब ये हो रही है कि ये हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, और रिलीज होकर के कहाँ आ रहा है, ये रिलीज होकर के अपने लोकल पार्ट पे आ रहा है, और वहाँ पे आने के बाद इसका जो लोकल रिसेप्टर होगा वहाँ पे जाएगा। तो ये उसका रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर को हम नाम देते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो रिसेप्टर के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं, रेस्पेक्टिवली दो हिस्टामिन के टाइप के बारे में। एक होता है H1 और दूसरा होता है H2। H1 रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, और H2 रिस्पॉन्सिबल होता है पेट में एसिड के सिक्रेशन के लिए, जिसका फिलहाल हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये H1 जो हिस्टामिन है वो अपने H1 रिसेप्टर पे आकर के इस तरीके से बाइंड हो जाता है। जैसे ही ये बाइंड होता है तो एलर्जिक रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये एलर्जिक रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, और एलर्जिक रिस्पॉन्स में आंख का लाल होना, नाक से पानी टपकना, आंख से भी पानी टपकना, खुजली होना, अर्टिकारिया होना, छींक आना, ये सारे सिम्टम चालू हो जाते हैं। तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होने की वजह से डाइफेनहाइड्रामिन एक एंटीहिस्टामिनिक या एंटी एलर्जिक ड्रग है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस हिस्टामिन को जो कि रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा था और बाइंड होने से पूरी प्रॉब्लम हो रही थी, इसको इस तरीके से रोक देगा। तो हिस्टामिन आएगा तो जरूर, लेकिन बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक ताला लगा है कमरे पे और आपके पास चाबी तो है, लेकिन किसी कारण से किसी व्यक्ति ने उस ताले के उस छेद पे जहां पे चाबी लगती है उसे ब्लॉक कर दिया है। अब आपके पास चाबी होते हुए भी वो चाबी इंसर्ट नहीं हो पाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा और वो खोल नहीं पाएगा। तो इस तरीके से जिस तरीके से आपकी चाबी को ब्लॉक किया गया उस ताले के ऊपर लगे हुए ऑब्स्टकल्स ने, वैसे ही यहाँ पे आपका हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले ड्रग इसको ब्लॉक कर देते हैं। और इस तरीके से सारे ड्रग एक साथ मिल करके एक दूसरे के सपोर्ट में जो सर्दी के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, बदन दर्द, बुखार, नाक का चौक होना, सर दर्द करना, इनको वो एलर्जी के रिस्पॉन्स के साथ में कम करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सूमो कोल्ड है वो काम करता है। याद रखिए कि सूमो कोल्ड एक शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है। इसमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट लगे गए हैं जिनको लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। और यहाँ पे पैरास्टामोल के बारे में एक खास बात आपको पता ही होगी कि कभी भी पैरास्टामोल के एक्सेस डोज पे ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप वार्निंग देख रहे हैं, ये वार्निंग में साफ लिखा हुआ है, टेकिंग मोर देन द डेली डोज ऑफ पैरास्टामोल मे कॉज सीरियस लिवर इंजरी और डैमेज और एलर्जिक रिस्पॉन्स जैसे स्वेलिंग ऑफ द फेस, माउथ, थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ईचिंग, रैशेस एक्सेट्रा। तो पैरास्टामोल का कभी भी ओवरडोज ना करें। एज पर द लिटरेचर अवेलेबल पैरास्टामोल के 500 mg का आप मैक्सिमम 4 टैबलेट यानी कि आप 2 ग्राम मैक्सिमम ले सकते हो, वो भी 3 से 4 घंटे के अंतराल में। ये मैक्सिमम है, इतना ले सकता हूं ऐसा मत सोचिएगा। जितना कम से कम में आपका काम हो जाए उतना अच्छा है। किसी भी ड्रग की, नॉट ओनली पैरास्टामोल, किसी भी ड्रग की अगर अधिक मात्रा में अपने मन से लेते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। सॉल्यूशन फार्मेसी हो या फार्मेसी डिक्शनरी हो, मेडिसिन रिव्यू के पीछे हमारी मंशा बिल्कुल क्लियर रहती है कि ड्रग कैसे काम करता है उसके बारे में बताएं। कब कैसे कितना डोज पे लेना है वो हम नहीं बताते, और आप चाहे जितना भी कमेंट कर लो उसको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी ये होती है कि उसको मेडिसिन से संबंधित जानकारी तो दे, लेकिन मेडिसिन कब लेना है, किस डोज पे लेना है, वो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको सजेस्ट नहीं कर सकते। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।